Dear students, welcome back. Yes, 3 years paper, this time for second semester NEP. मेरे वो स्टूडेंट जो DSC 4 दे रहे हैं, मुझे बताया गया है कि 27 मई को ये पेपर है और इसकी तो गाइड ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। तो आई डोंट नो कि आप लोगों को पता है भी कि नहीं कि नए सिलेबस के अनुसार जो गाइड रिवाइज में कर पाया था वो सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर का मैं कर पाया था। पिछले साल जुलाई में एग्जाम थी, तो आप वो ले सकते हैं और वो बिल्कुल अपडेटेड है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा यहाँ पे भी। तो चलिए आज देखते हैं 3 साल के पेपर। जब मैं 3 साल कहता हूं तो आप समझ जाएंगे कि एक ही पेपर जो है एक्चुअल एनईपी की है और बाकी तो जो सीबीसीएस की थी जो उससे सेम सिलेबस में जो क्वेश्चन थे वो मैंने लिया है और उसमें भी कोरोना काल में 1 साल एग्जाम हुआ भी नहीं था। तो चलिए जो भी पेपर हमारे पास में है उसको एनालाइज करके देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ये है न्यू सिलेबस, इसमें 4 थीम है। बहुत छोटा सिलेबस है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन है। यहाँ पे वो थोड़ा पीछे ले जाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से समझने की कोशिश करनी है कि इंडियन जो पर्सपेक्टिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो कैसा दिखता है यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को लें। ये मैंने कोशिश की है एक वीडियो के थ्रू बताने की और अपनी गाइड में भी, तो दोनों जगह से आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है एक जो थ्योरेटिकल जर्नी रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो शुरुआत ही हुई थी एक आर्टिकल वुड्रो विल्सन के स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में, और फिर जो है वो एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट बनता है जिसको कि थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। शुरुआत से ही 20th सेंचुरी के शुरू से, जहाँ पे कि टेलर ने 1910-11 में, फिर वेबर ने 1920s के आसपास में, फिर गुलिक, उर्विक, फायोल और इन लोगों ने मुनी, रिले एंड मेनी मेनी अदर थिंकर्स जो हैं उस बीच में आते हैं, जिन्होंने कि एल डी वाइट आते हैं, विलियम बाय आते हैं और बहुत सारे थिंकर उस समय में एक जैसे न्यूटन्स लॉ होता है उस टाइप से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिवर्सल थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं, जो सभी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री में हो, डेवलपिंग कंट्री में हो, किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो सही साबित हो। ये एक जर्नी रही है। बाद में जो है इसमें लॉजिकल पॉजिटिविज्म आ जाता है, इंपेरिसिज्म आ जाता है, साइंटिफिसिज्म आ जाता है हर्बर्ट साइमन के साथ में, और फिर नकार दिया जाता है इन क्लासिकल थ्योरीज को और बाद में बहुत और तरह के थ्योरी आते हैं, जैसे कि फ्रेडरिक्स की जो है इकोलॉजिकल थ्योरी आती है, एंड फिर पीटर ड्रकर की बहुत सारे जो मॉडर्न मैनेजमेंट की थ्योरी आती है। बीच में जो है वो एक फेज ये भी आता है जहां लिंक होता है इन मॉडर्न और क्लासिकल थ्योरी के बीच में, जहां पे कि एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आती है, मैरी पार्कर फोलेट की जो है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी आती है, चेस्टर बर्नार्ड की थ्योरी आती है। तो ये सब आपको जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़नी है और थ्योरेटिकल जर्नी में भी पढ़नी है। ये जो मैं अभी कहानी आपको बयान कर रहा था, और ये भी मैंने दोनों ही चीज़ें अपने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल पे और गाइड में भी। थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं का मिला जुला रूप है। थ्योराइजिंग मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी बिल्डिंग की क्या एक्सरसाइज रही है। इसमें दो तरह की चीजें कि थ्योराइज करने का मायने क्या होता है। थ्योरी का मायने ये होता है कि आप एक ऐसा रिसर्च करके प्रोपोजिशन लिखते हैं किसी लैंग्वेज में जो कि समय काल सीमा से परे जो है सत्य होता है। मतलब यही थ्योरी, थ्योरी का एक तरह का यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, उसकी वैलिडिटी होती है हर परिवेश में, हर समय में। दैट इज थ्योरी, जो एक ज्ञान का संचित जो है एक स्वरूप है, थ्योरी कह सकते हैं। तो कैसे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थ्योराइज किया गया, अभी जो मैं आपको बता रहा था पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी से लेके और डिसीजन मेकिंग थ्योरी से लेके, इकोलॉजिकल थ्योरी से लेके और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी एंड देन मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, जितनी भी थ्योरी आप सोच सकते हैं वो सब जो है एक थ्योराइज करने की चेष्टा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रही है, जिससे कि एक साइंस के तौर पे इसको पढ़ा जा सके। तो ये जो है फर्स्ट थीम है। दूसरा थीम है जितने भी मेन स्ट्रीम या ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है सब इसमें डाल दिया गया। टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वेबर की रैशनल लीगल रैशनल बेसिस पे जो ब्यूरोक्रेसी है या आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, और हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग या रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, और फ्रेडरिक की इकोलॉजिकल थ्योरी या इकोलॉजिकल अप्रोच है। ये सारे थ्योरी जो एक मेन
जो यहाँ पे थियोराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये विस्तृत स्वरूप है। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर एक अलग है, क्योंकि इसमें से भी कुछ प्रिंसिपल आते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी है, और फयोल के भी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो भी यहाँ आ सकते हैं। गुलिक उर्विक के जो पोस्ट कॉर्ब हैं वो यहाँ आ सकते हैं। थर्ड जो थीम है वो है कंटेम्प्रेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक सर्विस आती है। और दूसरा जो है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें नहीं है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से शुरू की जाती है, जो कि सेकेंड न्यूनोबल कॉन्फ्रेंस से आई, जो न्यू लिबरल वर्ल्ड जो आया पोस्ट कोल्ड वॉर में, वहाँ पे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आती है। और उसके बाद जो है 21st सेंचुरी के शुरुआत में न्यू पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट आता है, और बाद में वो गुड गवर्नेंस में बदल जाता है। यहाँ पे जो है जो कंटेम्प्रेरी जो पर्सपेक्टिव है गवर्नमेंट या गवर्नेंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, लाइक गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, कोलैबोरेटिव या नेटवर्क गवर्नेंस का, डिजिटल गवर्नेंस का, एक जिसको आप समझ सकते हैं कि डिसेंटर्ड एंड डी स्टेट से हट करके जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट और गवर्नेंस में जो फर्क है वो यहाँ पे आता है। गवर्नेंस मतलब कि कैसे कोई समाज अपने को सुव्यवस्थित करता है, कैसे चलाता है, कैसे रिसोर्स का बंटवारा करता है, इसको हम गवर्नेंस कहते हैं। वो स्टाइल क्या है। और गवर्नेंस का मायने ये नहीं होता है कि केवल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस करती है। पीपल, सिविल सोसाइटी, एनजीओज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मार्केट, सब मिल के जो है वो गवर्नेंस करते हैं। दैट इज ए कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। नेटवर्क गवर्नेंस का मतलब ये है कि गवर्नेंस जो है अब साइलोज में नहीं है, अलग अलग बटे हुए नहीं है। सभी जो गवर्नेंस के जो अलग अलग जो कंपोनेंट हैं वो सब नेटवर्क्ड हो गए हैं, इवन डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल तक। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जेंडर पर्सपेक्टिव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी था। उसमें बेसिक बात यही है कि ये जो पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइक एनी अदर डिसिप्लिन, ये मेल डोमिनेटेड दिखता है। मेल के पर्सपेक्टिव से सारी इसमें थ्योरीज बनती हैं। तो जब फेमिनिस्ट इसको एक तरह से पोस्टमार्टम करती हैं तो वो पाती हैं कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अधूरा है, क्योंकि इसमें जेंडर बायस है। तो जेंडर्ड यदि सेंसिटिविटी लाई जाए, यदि सभी जेंडर, नॉट ओनली फीमेल जो कि मेजर एक्सक्लूडेड जेंडर है, अदर जो जेंडर भी जो है, थर्ड जेंडर एंड अदर मेनी अदर काइंड ऑफ जेंडर्स, सभी को न्याय यदि मिलता है, सभी को इंक्लूजन मिलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो जो है इंक्लूसिव होता है, वो बेहतर होता है। खास करके यदि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को लाया जाए तो इस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और गाइड में भी इसको शामिल किया हुआ है। अब आइए, इससे पहले कि हम लोग चारों थीम के क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट मिनट टिप्स जो मैं ये दे सकता हूं कि इसमें 4 थीम हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे, इस 5 क्वेश्चन जवाब देने हैं। इसका मतलब कि आप देखिए कि लास्ट थीम जो है जेंडर पर्सपेक्टिव, उससे तो एक ही क्वेश्चन आता है। इसका मतलब कि आपको 3 थीम से जो है करीब 8 क्वेश्चन है। इसका मतलब कि एक थीम से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आप चाहें तो कुछ थीम को छोड़ सकते हैं, आप 2 थीम पढ़ के भी 5 क्वेश्चन जवाब दे सकते हैं। आप यहाँ पे 6 से 7 बार मैं कह रहा हूँ पॉल साइंस हेल्प की जो वीडियो लेक्चर है इन सभी थीम पे, ऑलमोस्ट ऑल थीम्स कवर्ड इन डिफरेंट नेम से, उसको आप देखिए 6 से 7 बार मिनिमम। एंड देन जो है आप रिवाइज कीजिए पॉल साइंस हेल्प के एग्जाम गाइड से, जो कि न्यू थीम पे बेस्ड है। मैं इसको बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ये न्यू थीम पे बेस्ड है, आपको 100% थीम कवर्ड है। इसकी यहाँ पे ये लिंक दी गई है, ये PDF वर्जन में आपकी सुविधा के लिए अवेलेबल है इस साइट पे, और इसकी जो क्लिकेबल लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में भी होगी। इसको 7 to 8 टाइम्स मैं कहता हूँ। कई बार आपको पहली बार सुनने में मजाक लगेगा, लेकिन यदि आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपको पता है कि ये जरूरी है। और आप भी जब टीचर बनोगे तो अपने स्टूडेंट को यही कहोगे कि 7 to 8 टाइम। कई बार मैं अब 10 से 11 बार भी कहता हूँ, क्योंकि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, वही बात है। मतलब आप बार बार जब अभ्यास करते हैं तो ही जो है आपके माइंड में ईच्ड हो जाता है, और ये अध्ययन का एक बहुत अच्छा तरीका है। यदि आपको एग्जाम देनी है पेन पेपर, तो ऑफ कोर्स मेमोरी बेस्ड एग्जाम ये होती है, तो आपको मेमोराइज करने के लिए ये जरूरी है। और फाइनली मैं कहूंगा कि स्टैंडर्ड आंसर लिखिए, और आप अप्रोक्सीमेट आंसर लिख सकते हैं। इसको मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब ये होता है कि आपको मान लीजिए कि ये पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसके इर्द गिर्द लिख सकते हो। ये सोशल साइंस में आपको एक
बेनिफिट है, एडवांटेज है, इसको अप्रॉक्सीमेट आंसर कहते हैं। ये भी उतना ही अच्छा माना जाता है जितना कि एकदम पिन पॉइंटेड आंसर। कोई पिन पॉइंटेड आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज कीजिए, स्टैंडर्ड फ्रेज यूज कीजिए, स्टैंडर्ड टर्म यूज कीजिए जो किताबी होता है। आप अपनी बना के मत लिखिए। ये दो बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नंबर आएगा। अब चलिए हम लोग थीम वाइज जो है पास्ट ईयर पेपर के एनालाइज करते हैं। सबसे पहला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, जो कि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें जो एक्चुअल पेपर जो अभी तक एनईपी के एक ही पेपर आए, ये आपको एक्चुअल पेपर है। इसमें पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन इससे पूछा गया। ब्रीफली एक्सप्लेन कौटिल्याज कंट्रीब्यूशन टू द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एकदम एक रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीधा जो सिलेबस है उसको लिख दिया गया है, और ये मैंने अपने गाइड में पूरा इसको एक्सप्लेन किया है और वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। दोनों जगह से पढ़ लीजिए, आप इस तरह के किसी क्वेश्चन को मिस नहीं कर पाएंगे। इससे लगभग आसपास भी आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आप लिख सकते हैं। कौटिल्याज, आपको पता है कि अर्थशास्त्र में बहुत सारी बातें हैं स्टेट क्राफ्ट से लेकर, लेकिन उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत सारी बातें हैं, वो आपको वहां कल आउट करके लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज इट्स इंपैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके दो पार्ट है। एक है कि क्या मेजर प्रिंसिपल हैं, तो यहाँ पे आप जो टेलर, वेबर, गुलिक, उर्विक, फयोल, इन सब के थोड़े थोड़े आपको जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक यूनिवर्सल साइंटिफिक प्रिंसिपल बनाने की कोशिश की गई थी 20th सेंचुरी के फर्स्ट 20-25 ईयर्स में, वो लिखनी है। और उसका इम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे ये पड़ा कि एडमिनिस्ट्रेशन को माना जाने लगा कि ये एक स्पेशलाइज्ड विधा है, डिसिप्लिन है, और इसको एक पर्टिकुलर तरीके से करना, जैसे कि डॉक्टर का पेशा है, इंजीनियर का पेशा है, उसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेशे को भी वो इज्जत मिली कि इसमें भी एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है जिसके तहत एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है। मेजर इंपैक्ट ये पड़ा, इसको एक रिकॉग्निशन मिला, इसको एक इज्जत मिली। और ये थ्योरी में भी एक अलग इसका वजूद बना कॉलेजेस में, और प्रैक्टिस में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग जो है स्पेशलाइज जॉब रिकॉग्नाइज किया गया, इसके चलते प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चलते। थर्ड क्वेश्चन है ब्रीफली ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाईलाइट इट्स सिग्निफिकेंस इन कंटेम्प्रेरी टाइम। इसका भी दो पार्ट है। एक है इवोल्यूशन, वो तो मैंने अपने गाइड में बहुत डिटेल में दिया है, कैसे जो है वुड्रो विल्सन के आर्टिकल से लेकर के और कंटेम्प्रेरी टाइम तक जो है गुड गवर्नेंस से लेके न्यू पब्लिक सर्विस, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कैसे इवॉल्व हुआ है, जो डिफरेंट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट और मतलब एज ए थ्योरी एंड एज ए प्रैक्टिस भी काफ़ी इवॉल्व हुआ है। और इसकी जो सिग्निफिकेंस कंटेम्प्रेरी टाइम में है वो बढ़ती ही जा रही है। जब वर्ल्ड ग्लोबलाइज हुआ तो और भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक तरह से वो भी ग्लोबलाइज हो गया। अब आज देखिए क्या होता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर डोमेस्टिक एरिना में जितना उनका दखल होता है, उतना ही ग्लोबल एरिना में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी दखल करते हैं अपने कंट्री की तरफ से, और डिफरेंट फोरम में डिफरेंट जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे वो शामिल होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिलेबस से मिलता जुलता है। 2020 अब ये जो तीनों है 22, 20, 19 में, ये सब जो है आपके सिलेबस के अनुसार नहीं थी। जो पुराना सिलेबस था, जो सेमेस्टर 3 में था, उसमें से जो मिलता जुलता क्वेश्चन है वो मैंने लिया है। 2022 में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। डिस्कस नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, ये लगभग इससे मिलता जुलता है कि इसका नेचर क्या, रिलेवेंस क्या, ये भी गाइड में है। 2020 में है व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेम। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत एक फेमस क्वेश्चन होता था, अब तो शायद ये नहीं पूछा जाएगा। डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब मिलता जुलता क्वेश्चन है। 2019 में है डिस्कस मीनिंग एंड स्कोप, तो ये सब एक ही तरह का क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको क्वेश्चन जो आएंगे वो 2023 के पैटर्न पे आएंगे। एक ना एक आपको जो है कौटिल्या से रहेगा, तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, कौटिल्या के अर्थशास्त्र से। एक आपको इवोल्यूशन से रहेगा, और एक जो थ्योरेटिकल जर्नी जो है थ्योराइजेशन उससे रहेगी। यही 3 क्वेश्चन इससे रहेगा। अब दूसरा थीम पे आइए, जिसमें कि सभी थ्योरी, मेन स्ट्रीम थ्योरी डाल दिए गए हैं, टेलर के, वेबर के, इल्टन मायो के, रिग्स के, हर्बर्ट साइमन के, सारे। तो इसमें देखिए 23 में अगेन 2023 जो एक्चुअल पेपर है उसमें 3 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी विद स्पेशल रेफरेंस टू हॉथोरियन एक्सपेरिमेंट, ये एकदम यूजुअल रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है जो गाइड में और मेरे वीडियो दोनों में एक्सप्लेन्ड है। एल्टन मायो की डिस्कस मैक्स वेबर्स लीगल रैशनल अप्रोच टू ब्यूरोक्रेसी, ये देख के आपको लगता होगा कि लीगल रैशनल अप्रोच टू ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है कि नहीं, ये एक ही बात है। चाहे आपको लीगल रैशनल अप्रोच टू ब्यूरोक्रेसी कहें, चाहे आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी कहें, चाहे वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी कहें, सबका आंसर एक ही है। क्योंकि वेबर का ये कहना था कि ब्यूरोक्रेसी जो है
उसमें ऑथोरिटी लीगल रैशनल होती है। यही डिफरेंस है ब्यूरोक्रेसी में और पुराने जमाने के ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे कि ऑथोरिटी या तो ट्रेडिशनल लीगेसी पे आधारित होती है या चमत्कार या करिश्मा पे आधारित होती है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है मॉडर्न काल में, वो लीगल रैशनल ऑथोरिटी होती है। मतलब जो ऑथोरिटी होती है वो लीगली वैलिड होती है, लेजिटिमेट होती है, और जो उस पोस्ट के लिए या उस ऑथोरिटी के लिए जायज होते हैं, जिनको मेरिट होती है, उनको वहां बिठाया जाता है। उनकी जो ऑथोरिटी है वो कोई खानदान के बेसिस पे या कोई चमत्कार के बेसिस पे ना होके वो उनके अचीवमेंट, अटेनमेंट और मेरिट के बेसिस पे होती है। सो लीगल रैशनल अप्रोच ही ब्यूरोक्रेसी का मेन स्टे है। किस मायने में ब्यूरोक्रेसी पिछले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है, तो यहां ऑथोरिटी लीगल रैशनल है। फिर तो आपको ब्यूरोक्रेसी के बारे में सब कुछ लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन था क्रिटिकली एग्जामिन द फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल गिवन बाय फ्रेडरिक्स। ये तीनों जो मॉडल उन्होंने दिया था इकोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक बड़े दायरे में इन्होंने बताया था, जिसमें उन्होंने एक अप्रोच होती है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जो कि सोशियोलॉजी से आया था। उस अप्रोच को अपना के उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाता उस समाज के जो लार्जर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उससे क्या होता है, कैसे प्रभावित होती है। यदि इंडिया में कास्ट सिस्टम है, यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो शॉर्टकट तलाशते हैं, बहुत रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, हमारा नेचर ऐसा है, तो वैसे समाज में जहाँ स्टेटस कंसर्न है, हम हिरार्की है, छुआछूत तक है, भेदभाव है, ऐसे समाज का असर क्या पड़ता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। क्या केवल कह देने से कि ये रूल बेस्ड है, ये जो है कोई मेरिट बेस्ड है, कोई निपोटिज्म नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, ये वेबर के ब्यूरोक्रेसी को केवल अपना लेने से क्या इंडिया जैसे या जो इस तरह के डेवलपिंग कंट्री हैं, क्या वो सही मायने में बदल जाते हैं, वो यूरोप के जैसा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। इस बात की उन्होंने जो है तहकीकात की थी, और उन्होंने ये पाया कि फ्यूज्ड सोसाइटी तो वो है जैसे अफ्रीका, जहाँ पे कि जो अथॉरिटी है अभी भी करिश्मेटिक या ट्रेडिशनल है। प्रिज्मेटिक समाज वो है जो इंडिया जैसा जो बदलाव के अंदर है, जो यूरोपियन व्यवस्था को अपना चुका है, लेकिन अभी भी उसमें जो ट्रेडिशनल समाज में जो तत्व हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। और डिफ्रैक्टेड प्योरली डेवलप्ड नेशन का मॉडल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जहाँ पे कि बिल्कुल रूल बेस्ड जो है ब्यूरोक्रेसी चलती है। तो ये मैंने डिटेल में बताया है अपने गाइड में भी, और वीडियो में वहाँ देख सकते हैं। और फ्रेडरिक्स की जो ये पूरा मॉडल था फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफरेंस, इसको प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल भी कहते हैं या इकोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ये बहुत ही डीप इसका इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि पहली बार वेबर के ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी से आगे निकल के किसी थिंकर ने डेवलपिंग कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लार्जर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में समझने और एनालाइज करने की कोशिश की थी। तो इसको मैं काफ़ी कई तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेवलपिंग कंट्री को अंडरस्टैंड करने में, उसके सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में, उसकी व्यवस्था और उससे कैसे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्टेड होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिग्स का प्रिज्मेटिक मॉडल या फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। अब आइए जो क्वेश्चन मिलते जुलते हैं पिछले सीबीसीएस सिलेबस से 2022 में, हाउ इज इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये वेबर के आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी से बहुत अलग है। यहाँ पे इन्वायरमेंट, जो लार्जर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उसके उसके दायरे में या उसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इम्बेडेड होता है उसकी तहकीकात की जा रही है। जबकि वेबर का जो आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो लगता है कि समाज से बिल्कुल कटा हुआ है, वो एक आइलैंड है। समाज में क्या हो रहा है, वो समाज में निपोटिज्म, भाई भतीजावाद, रूल को तोड़ना, बेईमानी करना, ये सब चल सकता है। लेकिन जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी है वहाँ मेरिटोक्रेसी है, वहाँ पे लोग रूल के बेसिस पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदार हैं, सब स्पेशलाइज्ड हैं, इफिशियंट हैं, कोई भाई भतीजा बात नहीं है, कोई एक दूसरे को पर्सनली नहीं जान रहा। ये सब बातें किताबी लगती हैं, जबकि रिग्स की जो इकोलॉजिकल मॉडल है वो बहुत ही जमीनी सच्चाई को दिखाता हुआ दिखता है। सेकेंड क्वेश्चन जो मिलता जुलता था 2022 में, एनालाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्बर्ट साइमंस रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। इस बार चूंकि यहाँ नहीं पूछा गया तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको साइमन का रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी किसी भी तरीके से पूछे, राइट एस्से या उसका इंपॉर्टेंस, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है।
2021 है, क्रिटिकली एग्जामिन हर्बर्ट साइमंस रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ये दोनों एक ही है और फिर मैं कह रहा हूं कि इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांस है। हाउ हिज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इन इंप्रूवमेंट ओवर द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से कि रिग्स का इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज एन इंप्रूवमेंट ओवर आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी बाय वेबर, सेम वे टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी था वो भी समाज से कटा हुआ था। लेकिन जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आया उसमें यह कहा गया कि जो वर्कर है और जो उसके बिहेवियर हैं वो जो लार्जर सोशल और जो सोसाइटी उसमें उससे वो अफेक्टेड होता है, अपने फैमिली से, अपने नियर डियर फ्रेंड्स और समाज, वो उसका एक प्रतिरूप लेकर के जो है वो फैक्ट्री में आता है, वर्क प्लेस पे आता है। इसलिए जो वर्कर होता है वो एक इकोनॉमिक मैन नहीं होता है कि केवल उसको इंसेंटिव दीजिए और वो काम करेगा घोड़े के जैसा, नो, वो एक सोशल मैन होता है, वो इम्बेडेड होता है अपने लार्जर सोसाइटी में। इसलिए अगेन जो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी इकोलॉजिकल मॉडल की तरह सोसाइटी में कैसे एक वर्कर इम्बेडेड होता है और उसका सोसाइटी के जो नॉर्म होते हैं, बिलीफ होते हैं, वैल्यू होते हैं, इवन परिवार के, वो कैसे एक वर्कर को अफेक्ट करता है जॉब प्लेस पे, और कैसे जॉब प्लेस पे भी लोग एक समाज बना लेते हैं। और वो समाज जो इनफॉर्मल होता है, जो कैंटीन में बनती है, जो साथ काम करते बनती है, जो एक मान लीजिए एक ही मोहल्ले के 5 लेबर है वो एक ग्रुप बना लेते हैं, उसका क्या असर पड़ता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे और वर्क प्लेस पे जो डायनेमिक्स होता है उस पर क्या असर पड़ता है। इन सब को ह्यूमन रिलेशन थ्योरी देखती है और इससे एक पूरा एक रिवॉल्यूशन हुआ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ही इसको कहा गया, चार अप्रोच, इल्टन मायो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है, यहां तो इसे पूछा गया है लेकिन फिर पूछा जा सकता है। टेलर चूंकि नहीं पूछा गया है इसलिए टेलर और साइमन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2020 में है राइट एन एसे ऑन मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, वो तो सेम है जो यहाँ पे पूछा गया है, लीगल रैशनल अप्रोच टू ब्यूरोक्रेसी। सिग्निफिकेंस ऑफ हॉथरेनियन स्टडी, हॉथरेनियन स्टडी जो थी उसी बेसिस पे इल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी निकाला था। हॉथरेनियन प्लांट जो है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि AT&T की एक सब्सिडरी थी, शिकागो के पास में इसका प्लांट था, वहाँ पे 1924 से 28 से 29 तक जो है 5 साल ये हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट चली थी। उसमें 4 टाइप के एक्सपेरिमेंट हुए थे और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही इल्टन मायो ने थ्योराइज किया था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को, यह थ्योरी। एग्जामिन हर्बर्ट साइमंस रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक दो चीजें कहें कि मतलब हर्बर्ट साइमन ने ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग पॉइंट है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो डिसीजन का ही आउटकम है, पहले निर्णय लिए जाते हैं और फिर उसका जो एक्शन है वो डिसीजन का आउटकम है। और डिसीजन उन्होंने कहा जो नॉर्मल एक थिंकिंग है कि डिसीजन कुछ नहीं है, आपके पास 5 अल्टरनेटिव हैं तो एक अल्टरनेटिव को चुन लेना डिसीजन है, दैट इज डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी को डिसीजन कहते हैं। और आप कैसे अल्टरनेटिव जनरेट करते हैं, कैसे अल्टरनेटिव को आप एनालाइज करते हैं, कैसे ये देखते हैं कि बेस्ट अल्टरनेटिव है, यही तरीका जो है वो डिसीजन मेकिंग का तरीका है। यदि आपके पास में इन्फिनाइट टाइम है, इन्फिनाइट आपके पास में बुद्धि है और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की इन्फिनाइट ताकत है, तो फिर आप जितने अल्टरनेटिव हो सकते हैं एक पर्टिकुलर इशू से उतने आप जनरेट कर सकते हैं और सबको अलग अलग एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा रियल होता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास लिमिटेड टाइम होती है, लिमिटेड एनर्जी होती है और लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है। इसको उन्होंने बाउंडेड रैशनैलिटी कहा। और इसलिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन जो होता है वो गुड एनफ डिसीजन ले पाता है, वो बेस्ट या ऑप्टिमम डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि उसको डिसीजन एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही और लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लेनी होती है। हर्बर्ट साइमन ने यह कहा कि 3 स्टेज है। पहले जो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, पी कह लीजिए, क्या हमारी समस्या है, उस समस्या के लिए फिर हम सेकेंड स्टेज में हमारे पास में अल्टरनेटिव हम जो है जनरेट करते हैं। एक अल्टरनेटिव जनरेशन को आप क्या कह सकते हैं, स्कैनिंग एंड अल्टरनेटिव जनरेशन, उन्होंने कुछ नाम दिया था, इंटेलिजेंस शायद दिया था। यहाँ पे आप अपना इंटेलिजेंस लगा करके अल्टरनेटिव जनरेट करते हैं और फिर हर अल्टरनेटिव को आपके पास जितना समय और एनर्जी और जितना इंफॉर्मेशन होता है सबको आप एनालाइज करते हैं कि कौन सबसे अच्छा है, और फिर थर्ड फेज में चॉइस होती है, एक अल्टरनेटिव को चुन लेते हैं, दैट इज योर डिसीजन। तो हर्बर्ट साइमन ने यहाँ पे लॉजिकल पॉजिटिविज्म नाम के अप्रोच को जो है यूज किया था। जिस तरह से फ्रेड रिग्स ने जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म नाम के अप्रोच को यूज किया था अपने इकोलॉजिकल अप्रोच या इकोलॉजिकल थ्योरी को डेवलप करने में, उसी तरह रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी को डेवलप करने में हर्बर्ट साइमन ने लॉजिकल पॉजिटिविज्म
जो कि उस समय सर चढ़ के बोल रहा था एक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन या मेथड ऑफ रिसर्च, जिसमें कि हर चीज जो है जो सेंस एक्सपीरियंस से दिखती है, जिसको हम छू के टेस्ट करके साइंटिफिक वे में सत्य का पता लगा सकते हैं, उसको पॉजिटिविज्म कहते हैं। या लॉजिकली वो कंसिस्टेंट हो, मैथमेटिकली जैसे 2+2 4 होता है, या तो लॉजिकली कंसिस्टेंट हो या हमारे सेंस एक्सपीरियंस से हम उसको टेस्ट कर सके, उसी को सत्य मानना, ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहलाता है। उसको हर्बर्ट साइमन ने यूज किया था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर है ये मेन है, इससे आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। पिछले बार आप देखिए कि आपको इल्टन मायो था, मैक्स वेबर था और यहाँ पे रिग्स था। तो रिग्स हो सकता है इस बार भी रहे, लेकिन वेबर के बदले हो सकता है टेलर आ जाए और ह्यूमन रिलेशन के बदले इस बार साइमन आ जाए। देन नेक्स्ट जो थीम है वो, उसमें तो केवल 3 चीज आती है। एक तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस, जिससे कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ज़्यादा, और फिर गुड गवर्नेंस एंड नेटवर्क गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, ये सब है जो कि पहले नहीं थी, इसलिए इसमें आपको दिखेगी नहीं। 2023 में देखिए क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट विथ रेफरेंस टू मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे देखिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, खैर अब तो क्या न्यू रह गया, ये 1988-89 सब में आने लगी थी, सबसे पहले यूरोपियन OECD कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, और बाद में जो है डेवलपिंग कंट्री में। तो सर चढ़ के बोला न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है वो कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था और एक वैश्वीकरण हो रही थी, ग्लोबलाइजेशन, और उसमें ये हो रहा था कि बाजार को आगे लाओ, स्टेट को पीछे ले जाओ। मतलब ये था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट स्टाइल को अपना ले। जैसे प्राइवेट सेक्टर में कस्टमर होते हैं और जो उसके मैनेजर होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, उसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए, उसी तरह की इफिशियंसी लानी चाहिए, उसी तरह की प्रोफेशनलिज्म लानी चाहिए। और इसके अलावा इसमें यह भी थी कि थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जनता के करीब पहुंच के काम करना चाहिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए, डिफरेंशियल पे होनी चाहिए, लाइक दैट ऑल प्राइवेट सेक्टर अप्रोच। और ये भी था कि वो ये मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लाएगा और बाजार को ज़्यादा तवज्जो देगा, और स्टेट जो है थोड़ा रिट्रीट करेगा, पीछे बैठ के जो है वो रेगुलेट एंड मॉनिटर करेगा, ना कि खुद ही सभी काम करेगा। ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट थी। इसकी बहुत सारी बुराइयां बाद में लोगों ने फील किया और उसके चलते न्यू पब्लिक सर्विस आती है, जिसमें कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके बदल दिए गए। और बाद में गुड गवर्नेंस जो है वो आती है, जिसमें कि ये कहा गया कि गवर्नमेंट नहीं, गवर्नेंस मेन बात है, जो मैंने आपको बताया, जिसमें कि सभी का जो है हिस्सेदारी होनी चाहिए, पब्लिक की, सिविल सोसाइटी की, एनजीओज की, पब्लिक ओपिनियन की, इवन जो मार्केट है उसकी, एंड कॉर्पोरेशन एंड ऑल, सब मिल करके गवर्नेंस करें। और गवर्नमेंट जो है वो स्टीयर करे, सब कुछ अपने से ना करे। वो मेन एक्टर जरूर गवर्नेंस में है, लेकिन सभी चीज गवर्नमेंट ना करे, खुद भी जो है, मतलब एक कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए। तो वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी होगी और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट भी होगी। मैंने नेटवर्क गवर्नमेंट और डिजिटल गवर्नमेंट भी आपको एक्सप्लेन किया। नेटवर्क गवर्नमेंट ये है कि इवन डोमेस्टिक एरिना में गवर्नमेंट जो है ज्वाइन करके, जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, बैंक और जो कॉलेजेज हैं, ये मिल करके, या जैसे एनसीईआरटी की तरह की संस्था, वो मिलके स्कॉलरशिप की योजना नेटवर्क वे में चला सकती हैं। तो इसको नेटवर्क गवर्नमेंट कहते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट अलग अलग साइलोज में काम नहीं करके वो ज्वाइन करते हैं आईसीटी के थ्रू या अदर, और मिल करके जो है काम करते हैं। इवन ग्लोबल लेवल पे जो है अभी गवर्नमेंट या गवर्नेंस जो है नेटवर्क हो गई है। इंडिया की गवर्नेंस, यूएस की गवर्नेंस, यूरोप की गवर्नेंस, वो जो है कई मामलों में, क्लाइमेट चेंज हो चाहे टेररिज्म हो, वहाँ पे जो है हम ज्वाइंड अप गवर्नमेंट ग्लोबल लेवल पे भी करते हैं। इंटरपोल उसका एग्जाम्पल है, और भी कई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिल करके जो है नेटवर्क गवर्नेंस का एग्जाम्पल पेश करते हैं। डिजिटल गवर्नमेंट जो है वो दोनों ही स्तर पे दिखती है। डोमेस्टिक स्तर पे वो ई गवर्नेंस या ई गवर्नमेंट के तौर पे देखती है, ई गॉव, और इवन ग्लोबल लेवल पे भी जो है गवर्नेंस जो है डिजिटल हो चुका है, जहाँ सोशल मीडिया एंड ट्विटर एंड ऑल, इन सब का यूज जो है गवर्नेंस के लिए किया जाता है। जो पहले के, ये अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन फोकस इज मोर ऑन नेटवर्क गवर्नेंस देन ऑन गवर्नमेंट। वही बात है, पहला तो फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। मैंने आपको डिफरेंस बताया, एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, उसको देख लीजिएगा। और गवर्नेंस में भी नेटवर्क गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस है, मतलब गवर्नेंस जो है साइलोज में नहीं है।
डोमेस्टिक एरिया में भी कई गवर्नेंस के जो अलग अलग कंपोनेंट है वो ज्वाइंड अप हो गए हैं और वो जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे नेटवर्क एंड ज्वाइंड अप हो गए। 2022 में है व्हाट इज गुड गवर्नेंस, ये तो अभी भी सिलेबस में है। इसके सैलिएंट फीचर तो गुड गवर्नेंस जो है वो कोलैबोरेटिव होना चाहिए, जो अभी हमने देखा, मतलब गवर्नेंस है और कोलैबोरेटिव पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए एंड ऑल। तो इसके 7-8 जो फीचर्स हैं वो गुड गवर्नेंस के हैं, जिसमें कि गवर्नेंस पहले तो होना चाहिए, मतलब पार्टिसिपेटिव, कोलैबोरेटिव, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, और फिर वो गुड होना चाहिए। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो सेकंड पार्ट है वो बहुत मजेदार है, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा। कई लोग कहते हैं कि ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं रहा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक स्पिरिटेडनेस खत्म होने लगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिहेव करने लगा प्राइवेट सेक्टर के जैसा, जहां पे कि अब गवर्नमेंट में भी आपको अलग अलग कैटेगरी हो गया। आप पासपोर्ट बनाने जाओ तो आप 10,000 रुपये दे दो तो आपको एक अलग कमरे में बिठाया जाएगा, क्विक पासपोर्ट बन जाएगा, और यदि आप जनरल जनता हो तो आपको 1 महीने में बनेगा। इस टाइप के मतलब कस्टमर जो डिफ्रेंसिएशन है वो होने लगा, प्रॉफिट मोटिव होने लगी, बहुत प्राइवेटाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे काम जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए, उससे इनफॉर्मलाइजेशन हुई, उससे जो है प्राइवेटाइजेशन की टेंडेंसी बढ़ी और जॉब सिक्योरिटी भी घटी, गवर्नमेंट पर से लोगों का थोड़ा विश्वास भी कम हुआ और उससे सोशल इक्विटी को भी जो है धक्का पहुंचा। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत इसका असर पड़ा, अधिकतर निगेटिव। 2020 में क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये चूंकि नहीं है तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। नोट है गुड गवर्नेंस पे, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या कैसे डिफरेंट था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे कोई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं। मैंने मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको नहीं बताया, 3 मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई है। फर्स्ट में जो है 1968 में हुई थी, 1968 में, जहाँ पे कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उभर करके आता है। और फिर सेकेंड होती है 20 साल, हर 20 साल पे होती है, अब शायद होना चाहिए। तो सेकेंड जो है 1988 में होती है, वहाँ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है वो इवॉल्व होता है। और थर्ड जो है 2008 में होती है, जहाँ गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टलाइज होता है। अगली जो है 2028 में होगी, वहाँ देखिए किस टाइप की चर्चा होती है। फाइनली जो है जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आप एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा यदि लग रहा है तो आप 3 थीम से पढ़ लीजिए, 9 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। 2023 में क्वेश्चन है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, क्योंकि आप एक जेंडर को यदि पूरा छोड़ देते हैं, उसके जो सरोकार हैं, उसके जो व्यू हैं, उसकी जो पर्सपेक्टिव है, उसको यदि आप लेते ही नहीं हैं, जो कि फेमिनिस्ट आरोप लगाती हैं कि अभी का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी है वो मस्कुलाइन है, वो जेंडर बायस्ड है, वो मेल के लिए बनाई गई है, मेल के हित के लिए बनाई गई है, और इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्लास सीलिंग है, जिसके ऊपर जो है फीमेल नहीं जा पाती हैं। अभी भी अधिकतर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द कंपनी, हेड ऑफ द मिनिस्ट्री अधिकतर जो है वो मेल ही हैं। इसीलिए यदि हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रीफॉर्मुलेट करें, उसके थ्योरी को रीफॉर्मुलेट करें, जिसकी कोशिश की गई है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा जो है वो ह्यूमेन होगा, ज़्यादा इम्पैथेटिक होगा, मतलब कि आप दूसरे के दर्द को समझ पाएंगे, ज़्यादा जो है रिलेटिव होगा, रिलेट कर पाएंगे, और ज़्यादा एक तरह से सॉफ्ट होगा हार्ड के बजाय। तो वो ज़्यादा इंक्लूसिव भी होगा, क्योंकि उसमें नॉट ओनली फीमेल जेंडर, लेकिन उसमें जो अदर नेग्लेक्टेड जेंडर हैं उन सब को भी उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। 2022 में क्वेश्चन था, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स ए कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन वही बात है, कंप्रिहेंसिव, इंक्लूसिव की, मतलब इसमें मान लिया गया है कि यस, जो फेमिनिस्ट कह रही है वो सही है कि अभी जो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडरस्टैंडिंग है जिस थ्योरी से, वो अधूरा है, क्योंकि वो एक पक्ष ये है, वो मेल के पर्सपेक्टिव से है। जब हम फीमेल के पर्सपेक्टिव से भी उसको देखते हैं तो हमको कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होती है, वो ज़्यादा इंक्लूसिव होती है। 2020 में है, एग्जामिन द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, केवल आपको एक्सप्लेन कर देना है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है। ये मैंने पूरे अपने एक वीडियो में एनालाइज किया हुआ, और गाइड में तो पूरा आंसर लिखा है। 2019 में क्वेश्चन है, एग्जामिन द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा अच्छा है कि आगे बढ़ के पूछा जा रहा है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, जो एक्चुअल क्वेश्चन आई थी कि कैसे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इंक्लूसिविटी देती है, ऑफकोर्स जेंडर इंक्लूसिविटी देती है, और कैसे ये जो है कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन का बनाने में हेल्प करती है। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि चूंकि ये 3 दिन पहले आ गई है तो आपको बहुत इससे फायदा होगा।
क्योंकि 4th सेमेस्टर का मैं एकदम लास्ट मोमेंट में बना पाया था। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो सीपी और ग्लोबल पॉलिटिक्स या जो भी आपके टॉपिक हैं इसमें सेकंड, मुझे याद नहीं है कि DSC 5 और DSC 6 क्या है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर भी, क्योंकि उस पर भी गाइड मैंने बनाया हुआ है, तो आपको बहुत आसानी है, आपके लिए बहुत आसान प्रोसेस है कि आप पॉल साइंस हेल्प के थीम वाइज वीडियो को 6 से 7 बार देख लें। पॉल साइंस हेल्प की एग्जाम गाइड जो है उसको डाउनलोड करें, जो नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है इंस्टामोजो के साइट पे, और उसको कम से कम 7-8 बार देख जाएं। अपने नोट यदि आपने बनाए हैं तो और अच्छा है, उसको रिवाइज करें, कई कई बार रिवाइज करें, और स्टैंडर्ड और अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख डालें। मतलब कि बहुत कोशिश ना करें कि पिन पॉइंट करके आंसर लिखें, लेकिन आंसर जो है स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड भाषा में हो, स्टैंडर्ड टर्म, शब्द, टर्मिनोलॉजी यूज करें, तो आपको ज़्यादा नंबर आएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और डाउनलोड करें एग्जाम गाइड यहाँ से, जिसकी की डिस्क्रिप्शन जो इसमें होती है वीडियो के, उसमें क्लिकेबल लिंक दी जाएगी। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एंड मैं आशा करता हूं कि एग्जामिनेशन के बाद अपने पेपर को आप शेयर करेंगे, जिससे कि जैसे मैं आपको पिछले साल जो स्टूडेंट ने दिया, इसलिए अब अभी आपको मैं बता पा रहा हूं, तो आपके भी जूनियर को मैं बता पाऊँ। इसके लिए आप आगे बढ़ के अपनी जो स्कैन किया हुआ जो पेपर है उसको जल्द से जल्द भेजें। जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो मुझे आसानी होगी एनालाइज करने में, और आगे आने वाले आपके जूनियर को फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर एक वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए विदा।